मैं मोहम्मद साहिल। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में छिड़े उस तनाव की जो न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रहा है बल्कि वैश्विक कूटनीति की दोहरी चाल को भी उजागर कर रहा है। ईरान और इजरायल के बीच 13 जून 2025 की रात शुरू हुआ टकराव अब केवल दो देशों का मसला नहीं रह गया है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें हथियारों की गड़गड़ाहट के बीच सच्चाई की आवाज दब रही है। इजरायल ने ईरान पर हमला किया और उसी रात ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। इस टकराव ने न केवल क्षेत्रीय समीकरणों को उलट पुलट कर दिया बल्कि वैश्विक नेताओं की कथनी और करनी के बीच की खाई को भी सामने ला दिया। आइए इस पूरे मसले को तह तक समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल का हमला और ईरान का जवाब। 13 जून 2025 की रात इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, परमाणु सुविधाओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाते हुए एक बड़ा हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन लायन का नाम दिया। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य अधिकारी, वैज्ञानिक और रणनीतिकार मारे गए। यह हमला इतना व्यापक था कि इसे पिछले 4 दशकों में ईरान पर हुआ सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल के 200 से अधिक लड़ाकू विमानों ने 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल की यह कार्रवाई बिना जवाब नहीं रही। ईरान ने उसी रात करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ जवाबी हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के आयरन डोम रक्षा प्रणाली को चुनौती दी और तेल अवीव में इजरायल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर के पास मार्गनेट टावर के करीब हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी पुष्टि की है कि कम से कम एक मिसाइल इस संवेदनशील सैन्य ठिकाने के पास गिरी। जेरूसलम में भी सायरन बजे, जो रॉकेट हमले की चेतावनी थी। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल के 2 F-35 लड़ाकू विमान मार गिराए गए और एक महिला पायलट को हिरासत में लिया गया। हालांकि इजरायल ने इन दावों को खारिज कर दिया। इन खबरों की सच्चाई अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान ने अपने इरादों से इजरायल को झटका तो दे ही दिया। वैश्विक नेताओं की दोहरी चाल। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात है वैश्विक नेताओं की प्रतिक्रिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें इजरायल के हमले की तारीख पहले से पता थी। उन्होंने कहा, मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने ईरान को डील के लिए 60 दिन दिए थे और आज 61वां दिन है। यह बयान कई सवाल खड़े करता है। अगर ट्रंप को हमले की जानकारी थी तो क्या वे उन ईरानी प्रतिनिधियों की हत्या की योजना से भी वाकिफ थे जिनके साथ परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही थी? ट्रंप ने यह भी कहा कि डील का विरोध करने वाले कट्टरपंथी मारे गए, लेकिन इस हत्या की निंदा तक नहीं की। ट्रंप ने एबीसी न्यूज को दिए एक बयान में इजरायल के हमले को एक्सीलेंट बताया और कहा कि आगे और भी हमले होंगे। सवाल यह है कि कोई हमला एक्सीलेंट कैसे हो सकता है? ट्रंप की यह भाषा साफ तौर पर इजरायल के समर्थन में है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल को रोकना उनके बस में नहीं है और सारी जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर बातचीत चल रही थी तो इजरायल को हमला करने से पहले इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए था? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इस मामले में अपनी बात से पलट गए। 30 मई 2025 को सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में मैक्रों ने कहा था कि अगर इजरायल को हर चीज की छूट दी गई तो पश्चिमी देशों की साख खत्म हो जाएगी। उन्होंने 12 बार दोहराया कि पश्चिम को अपने दोहरेपन से बाहर आना होगा। लेकिन जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो मैक्रों ने इजरायल की आत्मरक्षा का समर्थन किया और संयम की अपील की। यह दोहरापन साफ दिखता है। फ्रांस ने एक तरफ ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निंदा की तो दूसरी तरफ इजरायल के हमले को जायज ठहराया। भारत की चुप्पी और कूटनीति। इस पूरे मसले में भारत की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में गाजा में सीजफायर को लेकर मतदान हुआ, जिसमें 149 देशों ने पक्ष में वोट दिया, लेकिन भारत उन 19 देशों में शामिल था जिन्होंने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। अमेरिका और इजरायल समेत 12 देशों ने सीजफायर के खिलाफ वोट दिया। सवाल यह है कि बुद्ध और गांधी की धरती कहलाने वाला भारत युद्ध रोकने के लिए वोट क्यों नहीं कर सका? विदेश मंत्री एस जयशंकर के ट्वीट इस मामले में और भी हैरान करने वाले हैं। उन्होंने लिखा कि इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात हुई, फिर लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई। लेकिन इन बातचीत में भारत ने क्या कहा, यह क्यों नहीं बताया गया? जब मिसाइलें चल रही हों, लोग मर रहे हों, तब फोन आया, फोन किया जैसी सूचनाओं का क्या मतलब?
ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उनकी चेतावनी के बाद भारत और पाकिस्तान ने सीजफायर किया, लेकिन अगर भारत इतनी जल्दी सीजफायर के लिए तैयार हो सकता है तो गाजा में सीजफायर के लिए वोट क्यों नहीं दे सका? क्या भारत की विदेश नीति केवल फोन कॉल्स तक सीमित हो गई है? क्या विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला देश इजराइल और ईरान के बीच जंग पर चुप्पी साध सकता है? अब ईरान का हौसला और इजराइल की ताकत। ईरान की सैन्य क्षमता को भले ही इसराइल या अमेरिका की बराबरी में न माना जाए, लेकिन 13 जून की रात